The name of the chapter we are studying today is straight lines. Now, before beginning straight lines of class 11, actually, first of all, you need to know the ABCD of straight lines. Now, what is the ABCD of straight lines? CBSE and ICSE students both students coming from both these boards, you all have done this in class 10. Like what is distance formula, what is section formula, what is midpoint formula, what is area of triangle, बहुत सारा कुछ होता है. बट फिर भी हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक लेवल से, और हम लोग ऐसे करके चीजों को स्टार्ट करेंगे कि हम लोग को कुछ भी पहले से कुछ भी नहीं पता. We will try to do things in such a way that we don't know anything about this chapter. Let us say हमको distance formula भी नहीं पता और ना मुझे formula पता है कि क्या होता है, और हम सब कुछ डिराइव करके हम लोग आगे बढ़ेंगे. जैसे हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से किया था, ठीक वैसे हम लोग स्ट्रेट लाइंस को भी बहुत अच्छे से कोशिश करेंगे करने. And for this you have to give time. There are few chapters in class 11 which are very important. Out of those most important chapter, I think straight line is the second most important chapter in class 11 syllabus. It is a very important chapter. मतलब इसके बिना तुमको बहुत सारा चैप्टर समझ में ही नहीं आए. तो हम लोग इस चैप्टर को जैसे स्ट्रेट ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने बहुत सारी चीज डिराइव करके आगे बढ़ा था, ठीक वैसे हम लोग ये चैप्टर को भी एकदम हर एक चीज को एकदम छोटा चीजों को डिराइव करेंगे और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे. हम लोग डायरेक्ट कोई भी चीज को एज अ फॉर्मूला याद नहीं रखने की कोशिश करेंगे, पहले डिराइव करेंगे फिर उसको याद करेंगे. So let me start with the first topic, that is ordered pair. अगर देखा जाए तो स्ट्रेट लाइंस का एकदम बेसिक अगर देखा जाए तो स्टार्ट कहां से होता है? पहले एक पॉइंट से स्टार्ट होता है. आई वांट एवरीवन टू कंसंट्रेट हियर प्लीज. सबसे पहले अगर देखा जाए तो एकदम एक पॉइंट से स्टार्ट होता है. नाउ स्ट्रेट लाइन प्लेन पे, प्लेन मतलब सरफेस, ठीक है, प्लेन मतलब सरफेस. जैसे कि बोर्ड एक सरफेस है, तो इस बोर्ड पे किसी भी एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने से पहले तुमको इस बोर्ड के बारे में समझना पड़ेगा कि अगर मैं इस बोर्ड को, बोर्ड पे मान लो मैं ये XY प्लेन मैंने ये ड्रॉ किया, मतलब मैंने ये बोर्ड को चार पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, चार रीजन्स में मैंने डिवाइड कर दिया इस बोर्ड को, ठीक है. अगर देखा जाए तो ये दोनों जो एक्सिस है दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे से क्या है, वो लोग परपेंडिकुलर है, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं. दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, डिनोटेड विद O. इसके बाद हम लोग ये x एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इट इज रिप्रेजेंटेड विद x डैश. हमेशा याद रखना दोनों के एंड में एरो देना, बिकॉज़ ये एक्सिस मतलब ये दोनों तरफ हम लोग इनडेफिनेटली हम लोग कितना भी हम लोग प्रोड्यूस मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं. सो दोनों तरफ एरो से डिनोट करना. इसका कोई भी तुम्हारा ये फिक्स्ड नहीं होता, ये लाइन मतलब इसका लेंथ फिक्स नहीं होता, इसीलिए हम दोनों तरफ क्या करते हैं, एरो से डिनोट करते हैं. मतलब हम लोग इसको इनडेफिनेटली दोनों डायरेक्शन को प्रोड्यूस मतलब हम एक्सटेंड कर सकते हैं. और सिमिलरली दिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस, कॉल्ड y एक्सिस, इसको भी हम दोनों तरफ इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो दोनों तरफ मैंने एरो दिया. ये जो राइट साइड में है इसको हम लोग प्लस x से डिनोट करते हैं, ये x डैश से डिनोट करते हैं. दिस इज y एंड दिस इज y डैश. ओरिजिन से राइट में जो भी तुम मार्किंग्स होगा वो सारा पॉजिटिव होगा, और ओरिजिन से लेफ्ट में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कोई भी जो मार्किंग्स होगा, जो यूनिट्स जो भी तुम्हारे यहाँ पे हम लोग मार्क करेंगे वो नेगेटिव वैल्यू से डिनोट करेंगे. सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर पॉजिटिव और ओरिजिन से नीचे क्या होगा, नेगेटिव होगा. अब मान लो मैं एक ऑर्डर्ड पेयर को मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ, ऑर्डर्ड पेयर को लिखने का तरीका क्या होता है, x, y. दिस इज द वे हाउ वी रिप्रेजेंट एन ऑर्डर्ड पेयर. तो ऑर्डर्ड पेयर मतलब ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर graphically represents a point. Ordered pair graphically क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉइंट रिप्रेजेंट करता है किस पे, XY प्लेन पे, सरफेस पे. अगर मान लो मैं फॉर एग्जांपल एक
कोई भी एक पॉइंट को मैं अगर प्लॉट करना चाहूं, जैसे कि मान लो 2,3 है, तो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट करना चाहूं, तो सपोज दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट, दिस इज 3 यूनिट, लेट्स से। तो अगर मान लो मुझे इस पॉइंट को ग्राफिकली, ग्राफ में मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले मेरा इनिशियल पोजीशन जो है ओरिजिन पे होगा। मेरा जो पहला पोजीशन है, मैं जहां पे पहले हूं, वो मेरा ओरिजिन होगा। ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम लोग मूवमेंट करेंगे। तो एक बात बताओ, अगर मान लो मैं सपोज 2,3 को अगर मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं, तो मेरा ये हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब बताओ मुझे 2 यूनिट कैसे मूव करना पड़ेगा? बताओ मुझे यहाँ से 2 यूनिट हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा। ठीक है, 2 यूनिट मुझे क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद मुझे कितना यूनिट वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ेगा? मुझे यहाँ से 3 यूनिट वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ेगा, 3 यूनिट। तो जाके हम लोग एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर पाएंगे जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 2,3 होगा। सो व्हाट इज 2,3? 2,3 प्लॉट करने के लिए पहले मुझे ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड मूव करना पड़ा। कितना यूनिट? 2 यूनिट। और उसके बाद मुझे इसको वर्टिकली अपवर्ड मूव करना पड़ा। कितना यूनिट? 3 यूनिट। तब जाके हम लोगों ने एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस पॉइंट का, सुनना एक बार, इस पॉइंट का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? तो कोई बता सकता है मुझे कितना है? अगर मैं यहां से x एक्सिस तक 3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं बोलूं तो क्या होगा बताओ? इक्वल टू 3 यूनिट्स, क्योंकि यहां से हमने कितना वर्टिकली अपवर्ड मूव किया? 3 यूनिट्स। एक बात बताओ, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो आंसर क्या होगा? देखो ये डिस्टेंस ही तो होगा ना, देखो है कि नहीं? और ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा? ये y एक्सिस के ऊपर जितना मूवमेंट हो उसके बराबर होगा। समझ में? मतलब हम ये बोल सकते हैं कि x, y में x जो है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट का x कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट का y कोऑर्डिनेट डिनोट करता है। क्या डिनोट करता है? y कोऑर्डिनेट, सेकंड कंपोनेंट। इसको हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एब्सिसा। और इसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा का मतलब क्या होता है? एब्सिसा का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज एब्सिसा, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? डिस्टेंस मेजर्ड, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखो ये, ठीक है, पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम लोग? I'm sorry, just a minute. Abscissa का मतलब होता है distance of the point from the y-axis. और ordinate का मतलब क्या होता है? Distance of point from the x-axis. ठीक है ना? देखो यहाँ पे क्या, तुम लोग अभी देखा ही था कि ये पॉइंट था, ये पॉइंट का x-axis से डिस्टेंस क्या था? तो डिस्टेंस क्या था बताओ तो? 3 यूनिट। और इस पॉइंट का y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या था? तो आंसर क्या था? 2 यूनिट। तो 2 यूनिट मतलब एब्सिसा। एब्सिसा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द y एक्सिस। और ऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुमको एक और चीज समझने का जरूरत, वो ये है, सुनना एक बार, कि ऑर्डर्ड पेयर x1, y1 मैंने पहले भी बताया इज नॉट सेम एज y1, x1। जैसे कि मान लो एक पॉइंट है 2,3 और अगर मैं इस पॉइंट को इंटरचेंज कर दूं कंपोनेंट्स को, तो क्या 2,3 और 3,2 सेम होगा? नहीं, 2,3 ये पॉइंट होगा और 3,2 कोई और पॉइंट होगा, कोई और पॉइंट। ठीक है, सो याद करना, ध्यान रखना, x1, y1 इज नॉट सेम एज y1, x1। नेक्स्ट, सपोज यू हैव गॉट 2 ऑर्डर्ड पेयर्स व्हिच आर इक्वल। तो कब इक्वल होगा 2 ऑर्डर्ड पेयर्स? अगर मान लो तुमसे पूछे कि 2 ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, तो इक्वल किस केसेस में होगा बताओ? तो क्या होगा कंडीशन कि वो इक्वल होगा? इक्वल होने के लिए x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा एंड y कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल्स टू y कोऑर्डिनेट। तो अगर मान लो 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो याद रखना उसका लेफ्ट का जो x कोऑर्डिनेट है वो राइट का x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तभी इक्वल होगा। और लेफ्ट का y कोऑर्डिनेट राइट का y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, तब जाके वो इक्वल होगा। ओके, सो अंडर व्हाट कंडीशन 2 ordered pairs are equal? Okay, they are equal if x coordinate is equals to x
एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू 1 इसलिए आई मीन ये वाली चीज को ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है। इसके ऊपर बेस कभी-कभी सम्स हम लोग करते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे x1/2 है और यहाँ पे y1/2 है और यहाँ पे 2,3 है, तुमसे पूछा जाए व्हाट इज x1 एंड y1, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट को x से इक्वलाइज कर देंगे और y कोऑर्डिनेट को y से इक्वलाइज कर देंगे। तो यहाँ से x1 क्या मिल जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ से y1 क्या मिल जाएगा 2 3 जा 6 मिल जाएगा। तो ये था y1 का वैल्यू और x1 का वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन रिगार्डिंग अ पॉइंट? तो सबको एक पॉइंट के बारे में क्लियर हुआ तो कि पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को दो कंपोनेंट चाहिए। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हैं, ये एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। मैंने एग्जांपल भी दिया वहां पे। जिस पॉइंट में पहला कंपोनेंट मतलब x कोऑर्डिनेट एब्सिसा कहते हैं हम लोग, ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। ऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि ऑर्डर ट्रेस अगर मान लो x1, y1 है और y1, x1 है, दे आर बोथ डिफरेंट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 2,3 इज अ पॉइंट, 3,2 इज अनदर पॉइंट। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि दो ऑर्डर ट्रेस इक्वल किस कंडीशन में होता है, अगर x के बराबर हो, y के बराबर हो। और इसके ऊपर बेस मैंने एक एग्जांपल दिया है, फटाफट कॉपी करो। उसके बाद देखेंगे दो पॉइंट होगा तो क्या होगा। देखो एक पॉइंट को लेकर के हम लोग इतने सारे चीज कर सकते हैं। एक और टॉपिक है वो भी हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। एक पॉइंट को लेकर हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये सारा चीज है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसका निकाल सकते हैं कि x एक्सिस से क्या है, y एक्सिस से क्या है, ये सब कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट टॉपिक, सपोज एक पॉइंट है, लेट मी टेक दैट पॉइंट एज 2,3। Let me take this point as 2,3। एक बार ध्यान से सुनना। अगर मान लो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो मैं इस पॉइंट को, अगर मैं जानना चाहूं कि ये पॉइंट अगर x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, अगर मान लो x एक्सिस एक प्लेन मिरर इसके लिए काम करे, if x axis acts as a plane mirror, so what will be the reflection of this point in x axis? Who can tell me the answer? बताओ। -3 2,-3 एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो क्यों, क्योंकि जब ये रिफ्लेक्ट करेगा तो ये जहां पे x एक्सिस को जहां पे आके वो टच करेगा वो परपेंडिकुलर टच करेगा, ठीक है। जहां पे आके टच करेगा क्या करेगा बताओ तो, परपेंडिकुलर टच करेगा। तो जब ये परपेंडिकुलर टच करेगा तो मुझे बताओ तो ये पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है बताओ तो, बताओ तो इस पॉइंट का यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है बताओ, फटाफट बताओ। 3 यूनिट्स। यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगा 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स के बराबर। अगर ये रिफ्लेक्ट करेगा तो होगा क्या पता है, बस ये रिफ्लेक्ट करेगा तो जितना यहां से यहां तक का दूरी है उतना ही दूरी पे जाके वो दूसरे क्वाड्रेंट में ये आके ये प्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ये लोकेट हो जाएगा, मतलब पोजीशन हो जाएगा, वहां पे आके खड़ा हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, ये पॉइंट अगर मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 3 यूनिट है, तो बताओ तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, उतना ही डिस्टेंस पे ये लोकेटेड होगा, उतना ही डिस्टेंस। एक बात बताओ तो यहां से लेके यहां तक का भी डिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा डिस्टेंस 2,-3। yes very good, it will be 2,-3। now why it will be 2,-3 because जो डिस्टेंस है देखो ध्यान से, जो उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा, सिर्फ क्या होगा बताओ तो y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। बिकॉज़ ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, सुनना एक बार, ये पॉइंट जब x एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको पता है कि x कोऑर्डिनेट सेम रहता है और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। चेंज मतलब अगर वो +3 है तो -3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट x का वैल्यू पॉजिटिव होता है और y का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस पॉइंट को y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करूं तो बताओ तो ये पॉइंट का क्या होगा, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, it will be how much -2,-3। देखो जब ये y एक्सिस से रिफ्लेक्ट होगा तो ध्यान देना एक बार,
y एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें मुझे बताना कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, बताओ तो। x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। मतलब यहाँ पे जो है x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, मतलब 2 से -2 हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। मतलब हम लोग ने एक चीज देख लिया कि किसी भी पॉइंट को अगर हम x एक्सिस से रिफ्लेक्ट करें तो हमेशा उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, और किसी भी पॉइंट को अगर हम y एक्सिस से रिफ्लेक्ट करें तो उसका x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। ठीक है, y एक्सिस से जब रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो फर्स्ट है तो उससे वो सेकंड में आएगा, सेकंड में आएगा तो मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव होता है, और अगर वो सेकंड में था तो y एक्सिस से जब रिफ्लेक्ट होगा तो फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है। तो क्या देख रहे हैं लोग कि किसी भी पॉइंट का अगर हम रिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं x एक्सिस से तो उसका y कोऑर्डिनेट चेंज होता है और y एक्सिस से x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। ठीक है, मुझे कोई बता सकता है अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो क्या होगा? -2, एब्सोल्युटली -3. करेक्ट। जब वो ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा पता है, उसका दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x भी चेंज होगा और y भी चेंज होगा। ये चीज तुम लोग याद रखो। ठीक है, या अगर वो फर्स्ट है तो थर्ड में आएगा, दोनों चेंज होगा, थर्ड में है तो फर्स्ट में आएगा, दोनों चेंज होगा। यहां से अगर यहां आएगा तो भी एक ही बात है, दोनों चेंज होगा, -2 +2 हो जाएगा, +3 -3। इज दिस क्लियर? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये सारा टॉपिक जो है हम लोग एक पॉइंट को लेके डिस्कस कर सकते हैं। अब दो पॉइंट को लेके क्या किया जा सकता है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, now number 2. Now number 2 is distance formula. बट ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, लेट अस डिराइव दिस। ओके, ध्यान से एक बार नोट करो। सपोज मान लो मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स को लोकेट कर रहा हूं ग्राफ पे, ग्राफ पे मैं दो पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूं। लेट अस से वन पॉइंट इज a x1 y1 and the second point is let's say b x2 y2। क्लियर? और मुझे क्या करना है, देखो एक बार a और b के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। मैं एक बार फिर से a लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। a is x1 y और मुझे a और b के बीच का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, a और b के बीच का डिस्टेंस। तो ध्यान से एक बार नोट करना क्या करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, a से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे, और b से भी हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे x एक्सिस पे। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब मुझे एक बात बताओ, ये परपेंडिकुलर और इस परपेंडिकुलर का डिस्टेंस क्या होगा, तो बता सकते हैं? टेल मी, इससे यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, बताओ बताओ। ये पॉइंट से x एक्सिस के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, अगर a x1 y1 तो ये क्या होगा, y1 होगा, सिंपली y1। अब बताओ मुझे यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, बताओ। y2. क्लियर हुआ सबको को ये चीज? अब बताओ मुझे, अगर मान लो मैं सपोज यहां से, अब देखो ध्यान से, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं यहाँ, और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, मतलब इन शॉर्ट हम डायरेक्ट क्या करेंगे, देखो यहां पे एक लाइन बनाएंगे जो इस पॉइंट से पास होगा और इससे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली। ना मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैं इस पॉइंट को, अगर मैंने सी ले लिया, इस पॉइंट को सी ले लिया, जहां पे ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और ये परपेंडिकुलर टू ये लाइन है, ये वाला लाइन। तो कोई मुझे बता सकता है कि अगर यहां से लेके यहां तक का लेंथ y2 है और यहां से लेके यहां तक का लेंथ y1 है, तो मुझे कोई बता सकता है कि b और c का लेंथ क्या होगा? यहां से y2 y2 minus y2 minus y1. माइनस y1। ठीक है ना? देखो फिर से मैं बता रहा हूं क्या किया। पॉइंट ए पॉइंट बी के बीच का मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैंने क्या किया, देखो यहां एक मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। कैसे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस पे मीट करेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसको मैंने सी मार्क कर दिया। इसको मैंने पूरा को ज्वाइन करके पूरा मैंने एक लाइन ड्रॉ करके मैंने ट्रायंगल फॉर्म कर दिया।
तो क्लियरली ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब बताओ मुझे ये बी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो यहां से कि यहां तक का लेंथ जो है वो y2 है, ठीक है, लेंथ क्या है y2, ओके। और यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ है वो क्या है बताओ तुम, पता है तुमको, y1। तो फिर b और c के बीच का लेंथ क्या होगा, y2 माइनस सिमिलरली यहां से लेके यहां तक का लेंथ क्या है बताओ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ बताओ, देखो ये x2, ठीक है ना। तो अगर ये पूरा x2 है और ये क्या है बताओ तो x1 तो ये क्या होगा x2 माइनस x1। अगर हम पूरा में से ये पार्ट अगर हम हटा दें, मतलब x2 x1 अगर हटा दें, x2 माइनस x1 will be the length of this part AC। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे AC का लेंथ पता है x2 माइनस x1, B और C के बीच का लेंथ पता है y2 माइनस y1, मुझे AB के बीच का लेंथ नहीं पता, ठीक है ना। मुझे इसका लेंथ नहीं पता है, इसका पता है, इसका और इसका पता है ये लेंथ। तो एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा बताओ, एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये एंगल सपोज 90 डिग्री है तो इसकी ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेन्यूज होता है। सो यू ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट AB square is equal to what, AC square plus BC square, right? Now what is the length of AC, can you tell me? x2 minus x1 whole square. What is the length of BC? y2 minus y2 minus y2 minus y1 whole square. whole square, क्योंकि BC y2 minus y1 है तो whole square हो गया। तो एक बात बताओ AB क्या होगा, बता सकते हो तुम लोग? अगर AB का whole square इतना है तो फिर AB क्या होगा बताओ? 2 over x2 minus x1 whole square. अच्छा प्लस माइनस नहीं होगा, प्लस माइनस नहीं होगा सर प्लस होगा प्लस माइनस, लेकिन हम लोग प्लस लेंगे, सिर्फ माइनस नहीं लेंगे, क्योंकि लेंथ कभी भी, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में मेजर नहीं किया जाता। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर मान लो मुझे दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो तो AB बोलो या BA बोलो, तुम A से B तक का डिस्टेंस बोलो या B से A तक का डिस्टेंस निकालो, बात बराबर है। और वो कैसे निकालेंगे हम लोग, इट इज x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square का स्क्वायर, और आगे क्या होगा, यूनिट होगा, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे कुछ भी। तो एक बार फटाफट इसको कॉपी करो। Now the third formula is section formula. अब देखो सेक्शन फॉर्मूला के अंदर दो है, एक है इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन, और दूसरा एक्सटर्नल डिवीजन। पहले हम इंटरनल डिवीजन का बात करें, ये होता क्या है, तो ध्यान से एक बार नोट करना। See, listen. Suppose you have a line segment A and B. ठीक है, you have a line segment A which is x1, y1 and B x2, y2. ठीक है, you have a line segment. तो लाइन सेगमेंट पे बोलूं, अगर लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क क्या होता है बताओ तो? लाइन सेगमेंट का लाइन इज इनफाइनाइट, करेक्ट, मतलब दोनों तरफ हम इनडेफिनेटली कितने भी तरह हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट का इनिशियल और फाइनल क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब उसका लेंथ कुछ हो सकता है, उसका मेजर कर सकते हैं, बट लाइन का लेंथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। अब मान लो इसके बीच में, इंटरनल का मतलब क्या होता है, उसके बीच में एक पॉइंट को मुझे एक पॉइंट P x, y पता है कि ये पॉइंट सपोज इस पूरे लाइन सेगमेंट को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? m/n के रेशियो में। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमको एक सपोज एक स्टिक दिया गया, ठीक है, उस स्टिक का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, और मान लो मुझे बोला जाए कि स्टिक को 2:3 रेशियो में तोड़ दो।
इसको 2:3 के रेशियो में तोड़ दो, तो बताओ तो मुझे एक पार्ट कितना होगा, जो 2h पार्ट होगा वो कितना होगा, और जो 3 हिस्सा होगा वो कितना होगा, बताओ तो एक बार। वो सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हम लोग बहुत सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हमको इन शॉर्ट क्या करना है कि अगर स्टिक को 2:3 में तोड़ना है, तोड़ देना है 2:3 रेशियो में, तो मतलब हमको करना क्या है, पूरा स्टिक को पहले 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पूरा स्टिक को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 इक्वल पार्ट्स में। कैसे पता चला मुझे, 2 + 3 कितना हो गया, 5। तो अगर मैं इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं, तो जो पहला पार्ट है 5 का, पहला पार्ट कितना हिस्सा है बताओ तो, 5 इक्वल पार्ट का पहला पार्ट कितना हिस्सा है बताओ तो, 2। मतलब 5 इक्वल पार्ट का 2th पार्ट पहला हिस्सा है, और 5 इक्वल पार्ट का 3 हिस्सा दूसरा पार्ट है। अब यहाँ पे लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को मिल जाएगा ना कि ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया तुम्हारा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया ना बात। तो ठीक उसी तरह हमको पता है कि चलो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, लेकिन अगर मुझे ये पॉइंट निकालना हो कि वो पॉइंट कौन सा है जहां से मैंने ब्रेक किया, मान लो इस पूरे चीज को अगर मैं यहां से उठा के रख दूं, तो जहां से मैंने ब्रेक किया अगर मुझे जानना है कि वो पॉइंट क्या है, तो वो पॉइंट कैसे निकालेंगे, लेट अस डिटरमाइन द डिराइव द फार्मूला फॉर दिस। ठीक है, लेट अस डिराइव द फार्मूला टू डिटरमाइन दैट पॉइंट। चलो ठीक है, ये 4 और ये 6 है, लेकिन जहां से मैंने ब्रेक किया वो पॉइंट क्या है, वो अगर मुझे जानना है तो कैसे निकालेंगे, पता नहीं कैसे निकालेंगे, फार्मूला डिराइव करते पहले। तो ध्यान रखना, मान लो मैंने ए को यहां पे रख दिया, ठीक है, ए को मान लो मैंने यहां पे रख दिया, सपोज ए यहां पे और बी यहां पे। लेट्स से ए का जो कोऑर्डिनेट है मान लो वो x1, y1 है, और बी का जो कोऑर्डिनेट है मान लो वो x2, y2 मैंने लिखा है वहां। उसके बाद मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया और मुझे जानना है कि पॉइंट P जो है वो किस रेशियो में, सॉरी अगर पॉइंट P मुझे जानना है और रेशियो भी पता है n:n, ठीक है, कि मान लो AP PB का रेशियो अगर n:n है, तो अगर हमको जानना है कि ये पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा, अब हम उसका एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। तो सबको ध्यान से नोट करना, देखो ध्यान से। मैं क्या करूंगा देखना, यहाँ पे सेम पिछले वाले सम जैसे ही, पहले मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ठीक है, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर। अब देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं एक्स एक्सिस पे, और यहां से मैं एक सपोज परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं इस लाइन पे जहां पे वो मीट कर रहा है वो परपेंडिकुलर है सपोज, एंड सपोज इफ आई एम नेम्ड दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज, if I have named this particular point as let's say C, मान लो इस पॉइंट को मैंने C ले लिया, ठीक है, और अगर मान लो मैं यहां से, ओके आई एम राइटिंग P हियर, कंफ्यूजन, और मान लो मैं यहां से सपोज एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर इसको इस पे ड्रॉप कर रहा हूं, मान लो मैंने इस पॉइंट को D ले लिया, ठीक है, D ले लिया। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से क्या है बताओ, पैरेलल है। ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे से पैरेलल है, लेकिन बिकॉज़ ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस दोनों पैरेलल लाइंस पे जो कि 90 डिग्री एक्स एक्सिस है, मैंने उस पे एक अगर ड्रॉ किया लाइन जो कि परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं ऐसा कि दिस इज पैरेलल टू दिस, प्लीज टेल मी यस और नो, डू यू एग्री दैट? Yes, या sir. सीधा सा बात, देखो इतना भी नहीं चलेगा करना, हम सीधा अगर ऐसे बोले कि ये लाइन इससे पैरेलल है, ये लाइन इससे पैरेलल है, तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल है? सीधा सा बात है कि नहीं, एक लाइन है, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये और ये भी तो पैरेलल हुआ है कि नहीं, बताओ तो पैरेलल हुआ कि नहीं? तो सीधा सा बात हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब बताओ मुझे एक बार सबको कि सबसे पहला चीज ये AC का लेंथ क्या होगा, बताओ तो मुझे सबसे पहले ये सोच के बताओ A और C के बीच का लेंथ क्या होगा, सोच के बताओ A और C के बीच का, x2 - x1। तो ध्यान देना एक बार, x2 - x1 कैसे बताओ, देखो x2 तो देखो ध्यान से, x2 तो हो गया यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, मैं एक बार ग्रीन से बता रहा हूं, x2 मतलब तो यहां से यहां तक का लेंथ हो गया, और मैं इस AC का बात कर रहा हूं, तो बताओ तो AC का लेंथ क्या होगा, कोई बता सकता है? सर x - x1। वेरी गुड, बिकॉज देखो ध्यान से, इससे लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताओ,
x है, x और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, x1 है। दिख रहा है ना बोर्ड पे x1 क्या है, y1 क्या है, कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो एक बात बताओ, अगर यहां से लेके यहां तक x है, यहां से लेके यहां तक x1 है, तो बताओ तो ये पोर्शन कितना होगा, ये वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन, ये कितना होगा? x minus x1 तो AC हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, x minus x1 हो जाएगा। It will be x minus x1 unit. Okay, let's simplify x minus x1. अब बताओ मुझे कि P और C क्या होगा, बताओ तो PC, ये यहां से यहां तक है, y minus y1 पूरा यहां से लेके यहां तक y है, और यहां से लेके यहां तक क्या है, y1 है। देखो ये y1, ये y1, ये y1 है, और ये पूरा y है। तो फिर P और C क्या होगा, y minus y1। ठीक है, अब बताओ मुझे नेक्स्ट। सर आप दो सी कर रहे थे। सॉरी, इसको मैंने गलती से ना सी डी मान बोला था मैंने शायद, और डी लिख दिया गलती से, मैंने उसको सी लिख दिया। चलो इसको हम एडी लिख देते हैं, शायद इसीलिए तुम लोग पहला बार गलती बोला होगा, उस बात से बोला था शायद पी। ठीक है, अब बताओ मुझे नेक्स्ट, पी और सी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, पीसी। अब बताओ पीसी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, x2 minus x देखो पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक x2 है, और ये पोर्शन कितना है, x है। तो फिर इतना पार्ट क्या होगा, x2 minus x होगा कि नहीं? Now tell me what will be BC? y2 minus y y2 minus पूरा यहां y। से लेके यहां तक y2 है, और यहां से यहां तक कितना है बताओ तो, y1, y है, y। तो y2 minus y। ठीक है, अब मुझे बताओ नेक्स्ट सब कोई, ये तो मैंने यहाँ पे सारा लेंथ निकाल दिया। ठीक है, हमको ये भी पता है, सब कुछ पता है, हम लोग को पता चल गया। एक बात बताओ, ये एंगल अगर 90 है, ये एंगल अगर 90 है, और ये दोनों लाइंस अगर एक दूसरे से पैरेलल है, ये दोनों लाइंस एक दूसरे से पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये दोनों एंगल्स इक्वल होगा? क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों Yes, एंगल्स sir. इक्वल होगा? यस एवरीवन, अगर ये Yes, दोनों sir. एंगल्स इक्वल होगा, और ये भी एंगल 90 है, और ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एक दूसरे से? टेल मी एवरीवन। So can I say that triangle, listen here. So we find that triangle APD is similar to triangle PBC. Yes, do you agree everyone? APD is similar to triangle PBC. Yes or no? अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होगा? ठीक है, तो बताओ तो AP का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है इस ट्रायंगल में, बताओ। AP का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है इस दूसरे वाले ट्रायंगल में, बताओ। BP है क्या BP? अब बताओ मुझे AD का कॉरेस्पॉन्डिंग इस ट्रायंगल में कौन सा साइड है? PC PC PC, सीधा होगा PC। अब बताओ मुझे PD का परपेंडिकुलर, सॉरी PD का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा साइड है? PC। BC अब बताओ मुझे AP और is to PB, बताओ तो who can tell me कि अगर AP is to PB n is to n है, तो AP by PB कितना होगा? sir m by n M by N M by N। M by n हो जाएगा, ये हो गया तुम्हारा M by n। अब बताओ मुझे AD कितना है यहाँ पे, बताओ तो AD। X minus X1 What is PC? What is PC? X2 minus X. X2 What is minus PD? Y minus Y Y1. minus Y1 What is BC? Y2 minus Y. Is this clear everyone? Clear हुआ यहाँ तक? अब मैं क्या करूंगा देखना एक बार ध्यान से, मुझे निकालना है पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। मुझे x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है, रेशियो भी पता है, मुझे x और y नहीं पता है, तो मुझे x और y के का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं एक बार इसको इससे इक्वलाइज कर लूंगा, और एक बार मैं इसको इससे इक्वलाइज कर लूंगा। देखो इधर m by n equals to और m by n equals to, ठीक है। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकालूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया n into x2 minus n into x, n into x minus n into x1। क्योंकि मुझे x निकालना है, तो मैं x वाले टर्म को एक तरफ कर देता हूं, ठीक है। x वाले टर्म को एक तरफ कर देता हूं, ये ना nx, और mx को मैंने राइट में ले लिया, इसको लेफ्ट में ले लिया।
इन दोनों में कॉमन क्या है बता सकते हो तुम लोग? कॉमन क्या है इन दोनों में? x x तो बताओ तो x इक्वल टू क्या होगा? बताओ तो x इक्वल टू क्या होगा? आंसर बताओ। m into mx2 x2 plus nx1 डिवाइडेड बाय m plus n1 M plus n. ठीक है। और सिमिलरली इसको सॉल्व करके देखना तो तुमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा my2 plus ny1 by m plus n। तो ये हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला। तुमको पता है क्लास 10 में तुम लोगों ने देखा था ये फॉर्मूला, लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं बताया, मैंने इसको डिराइव करके समझाया कि देखो ऐसे करके हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं। अच्छा बताओ तुम लोगों को समझ में आया या नहीं? बताओ ये चीज कैसे एवरीवन? Sir, आया. एक बार कॉपी करो फटाफट। Now the second formula is the external division formula. Now what is this external division formula? I want your attention. I'm not going to derive this. तुम लोग ये चीज खुद से करके देखो। लॉजिक एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं लॉजिक में, ठीक है? ध्यान रखो। सपोज मान लो एक लाइन सेगमेंट है। Suppose you have got A x1 comma y1 and suppose you have got B x2 comma y2 और मान लो ये हम एक्सटर्नली प्रोड्यूस कर रहे हैं। समझ रहे हो? प्रोड्यूस समझते हैं ना? मतलब एक लाइन सेगमेंट ऑलरेडी हमको दिया गया है और उसको मैं एक्सटर्नली क्या कर रहा हूं और एक्सटेंड कर रहा हूं, एक्सटर्नली मैं उसको बढ़ा रहा हूं और मैं इसको सपोज मैंने स्टॉप कर दिया पॉइंट P पे। क्लियर? और मुझे मान लो ये पॉइंट P निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे रेशियो पता होना चाहिए। अगर मान लो मुझे रेशियो पता है n:n, सपोज n:n पता है, तो कोई मुझे बता सकता है कि इंटरनल डिवीजन में ये जो n:n है ये क्या है बताओ तो? AP:PB, मतलब AP यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का जो रेशियो था वो पता था n:n। मुझे कोई बता सकता है कि ये n:n क्या है, कहां से कहां तक का है ये रेशियो? बताओ। AB:PB यस यस। AB is to B AB is to PB. नहीं, गलत। एक्चुअली n क्या डिनोट करता है बताओ तो? ये पूरा पार्ट डिनोट करता है पूरा। और n क्या डिनोट करता है? सिर्फ ये वाला। ये से मतलब ये किसका रेशियो पता है? ये है AP:PB का रेशियो। ये चीज याद रखना, ठीक है? अगर मान लो AP:PB का रेशियो पता है तो तुम इसका भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मान लो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा? ये 5 है और ये 3 है, तो बताओ तो AB:PB कितना होगा? 2:3 हो गया। सीधा सा बात है, खेल ऐसे सिंपल सा चीज है, ठीक है? अब बताओ मुझे, अगर सपोज पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट अगर जानना हो, पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट जानना हो तो हम क्या करेंगे? लॉजिक वही है, देखो हम क्या करेंगे? इट विल बी m into x2 minus n into x1 divided by m minus M n। plus. और नहीं, यहाँ माइनस होता है, एक्सटर्नली में माइनस होता है। और ये हो गया तुम्हारा m into y2 minus n into y1 by m minus n। अगर मान लो इसमें किसी को डिराइव करना है ना फॉर्मूला, मैं बताता हूँ, पहले ये चीज क्लियर कर दो। इसको याद रखने का फिलहाल सिंपल तरीका ये है कि अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट निकालना है, n को b का x से मल्टीप्लाई करो, n को a का x से मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस है तो नीचे m माइनस है। यहाँ पे सेम वही पैटर्न को फॉलो करो। अगर तुमको सेम तरीके से डिराइव करना है तो क्या करना है? इसको एक जो 2D प्लेन पे मतलब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, वैसे ट्रायंगल बना देना और उसी तरह से करके करना आ जाएगा। बस ध्यान ये रखना कि अगर ये m है और ये n है तो बताओ तो ये पोर्शन कितना होगा? AB। कोई बता सकता है? m minus n बस m minus n। तुम देखना ये लेके सॉल्व करना, m minus n is to n, तुम्हारा देखना आंसर यही है, एकदम सेम तरीके से जैसे भी मैंने कराया था ना। P यहाँ पे ले लेना, B बीच में ले लेना, A यहाँ पे ले लेना, ये हो गया m minus n, ये हो गया n, और सेम तरीके से बना के ट्रायंगल करना आ जाएगा, देखना आंसर हो जाएगा। You get the answer. You get my point or not, everyone? Yes, everyone, समझ में? P है x, y, B पता है x2 y2, A पता है x1 y1, AB पता है n minus n, ये भी पता है n। तुम वैसे करके डिराइव करना आ जाएगा आंसर। And I want everyone to try it at home. इसको जरूर से ट्राई करना घर पे।
और लास्ट है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये तो सबको याद होगा क्लास 10 का फॉर्मूला, याद है ना? लेकिन ये क्लास 10 का फॉर्मूला था ना, हाँ सर। सबको याद है। अगर तुमको सपोज एक पॉइंट निकालना है P, जो A और B के बीच में लाई करना है, बिटवीन, ठीक है, इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट कैसे मिलेगा बताओ तो? कैसे x1 मिलेगा? plus x2 minus x1 plus by 2. x1 plus x2 by 2, P का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा y1 plus y2 by, By 2. और बताओ तो कैसे डिराइव, ये डेरिवेशन कैसे बताओ तो एक बार, अच्छा कोई बताओ। जो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला है ना, इंटरनल डिवीजन का, देखो इंटरनल डिवीजन वाले फॉर्मूला में क्योंकि पॉइंट P इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो बताओ तो रेशियो क्या होगा? 1:1 नहीं, m/1 कैसे? 1:1. 1:1. 1:1. अब बताओ तो तुम m के जगह पे जो इंटरनल डिवीजन वाला फॉर्मूला है ना, वहां पे n के जगह पे भी 1 और n के जगह पे भी 1 लगा के देखो तो क्या ये आता है? से आता है. आ रहा है। सो वी आर फाइंडिंग दैट उसी फॉर्मूला से ये डिराइव होता है, बस m और n के जगह पे हम क्या ले लेते हैं, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? p का x कोऑर्डिनेट mx2 plus nx1 डिवाइड बाय m plus n, इक्वल रेशियो मतलब mb1 है nb1 है, तो ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4, सपोज किसी भी ट्रायंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का मुझे तीनों वर्टिसेस पता है और मुझे इस ट्रायंगल पे एरिया निकालना है। मैं तुम लोगों को एक तरीका बताता हूं, सुनना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किया है तुमने क्लास 10 में, आगे हाफ दे देना, हाफ देने के बाद मॉड्यूलस साइन देना। ये मॉड्यूलस क्या होता है बताओ तो? मॉड्यूलस एक तरह का ऐसा ऑपरेटर, मतलब एक तरह का ऐसा ये सिंबल होता है, तो फिलहाल के लिए जाना, ऐसा सिंबल होता है कि जिसके अंदर, इस सिंबल के अंदर कुछ भी चीज तुम लगा दो, इनपुट करो, वो साइन हटा के तुमको आंसर दे देगा, ठीक है? मतलब इसके अंदर अगर हम 3 लगाएंगे तो आंसर 3 होगा, इसके अंदर -3 लगाएंगे तो क्या आंसर देगा अपने लोगों को? तो 3 साइन हटा के वो अपने को आंसर देगा, मतलब देगा, ठीक है? हम लोग को आंसर क्या देता है? साइन हटा के। समझ में आया तो बात? तो मॉड्यूलस हम क्यों यूज करें? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। अब मॉड का काम क्या होगा कि अगर आंसर सपोज नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव हटा के आंसर आते हैं, ठीक है? अब देखो एरिया कैसे निकाला जाए, क्या करना तुमको, देखो रफ में पहले इस तरह के ऐसे बना लेना, ब्रैकेट स्टार्ट करना x1 माइनस से, ठीक है? स्टार्ट कहां से करना? x1 माइनस से। सपोज स्टार्ट तुमने किया x1 माइनस से, उसके बाद तुमने पुट किया x2 y2, फिर तुमने किया x3 y3। स्टार्ट कहां से किया था बताओ तो? x1 y1 वापस x2 y2। अगर मान लो स्टार्ट तुमने सपोज x2 y2 से किया रहता तो वापस लास्ट में क्या आता बताओ तो? रिपीट कौन होता? x2 y2 रिपीट। अब देखो करना क्या, इसका मेथड का नाम मैंने दिया शूलेस मेथड। शूलेस मतलब देखो जैसे शू में हम लोग अपने जूते में हम लोग लेस नहीं बांधते, हम लोग लगाते हैं बांधते हैं, वैसे ठीक उसी तरह से फॉर्मूला काम करेगा। देखो करना क्या है, दिस इज दिस minus this into this plus this into this minus this into this plus this into this minus this into this। बस ये फॉर्मूला यूज कर दो। समझ में? ये फॉर्मूला था ना क्लास 10 में? yes sir ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला यूज करो, आंसर आ जाएगा। तो इसको ऐसे, इसको याद रखने का मतलब याद आराम से रख सकते हो, इसको कुछ याद करने का नहीं है, इसे लिख देना। और याद रखना ये चीज कि तुम अगर ए पहले लिख रहे हो तो वापस लास्ट में ए रिपीट कर देना। बी अगर स्टार्ट कर रहे हो बी फिर सी फिर ए, तो वापस से बी लिख देना। अगर यहाँ स्टार्ट कर रहे हो सी से तो वापस लास्ट में सी लिख देना। बस इतना ही ध्यान रखना, ओके? और दूसरा बात ये ध्यान रखना कि पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस ए से, प्लस फिर ये से, फिर वाई से, फिर प्लस ए से वाई से।
इसको फॉलो करने से हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में भी सेम रूल है। बताओ तो क्वाड्रिलेटरल में क्या करते हैं? सपोज मुझे क्वाड्रिलेटरल कह जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल है, कोई भी रेक्टेंगल, पैराबोला, स्क्वायर, कुछ भी, और ए मान में दिया हुआ है x1 y1, बी मान में दिया हुआ है x2 y2, सी x3 y3 और डी मान में है x4 y4। तो पता है यहाँ पे चेंजेस क्या आएगा? बताओ तो एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD विल बी हाउ मच? सेम तरीका, एकदम सेम तरीका होगा। बताओ तो बस वहां पे चेंजेस क्या है? स्टार्ट करें अगर हम लोग 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, x1 y1, x2 y2, x3 y3, उसके बाद तुम्हारा x4 y4 और लास्ट में वापस x1 y1 आ जाएगा। बस इतना ही चेंजेस है और कुछ नहीं। तुम आराम से इस फॉर्मूला से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकाल सकते हो। समझ में आया ना सबको? जब हम सम्स करेंगे ना तो ये चीज को क्लियर और हो जाएगा। आज तो सम्स नहीं, सिर्फ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, मतलब फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे। ये तुम लोग लिख लेना। चल लिख पाओगे ना तुम लोग? बताओ तो क्या आएगा पहले, बताओ तो तुम। यस सर। x1 by2 minus y1 y1 by2 y1 x2 समझ में? प्लस ये हो गया, अब ये बस x2 by बताइए 3 सर ऊपर लिखा ही है। हाँ, बस वही सेम तरीके से। एक बार